हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम लोग आगे कंटिन्यू डिस्कस करेंगे कंपनी ऑडिट और इसको कंप्लीट करेंगे कंपनी ऑडिट को। कंपनी ऑडिट में अब तक हमने काफ़ी सारी बातें देख ली है। अगर मैं क्विकली आपको वापस बताऊं एक बार तो आप देख लीजिए, हमने शुरुआत की थी कहाँ से, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, देन उसके बाद अपॉइंटमेंट, फिर रिमूवल, रेजिग्नेशन, स्पेशल नोटिस, रेमुनरेशन, पावर्स, ठीक है, फिर 144 नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। देन उसके बाद अब कुछ जो मिसलिनियस सेक्शन है जो रिपोर्टिंग के अंदर शामिल है उन्हें हम एक एक करके देखते हैं और इस टॉपिक को फटाफट ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही है, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट आप खुद से एक बार इसको देख रहे हैं। खुद से नहीं देखोगे तो कोई कितना भी समझा ले, आप तब तक उसको पूरी तरह समझ नहीं पाओगे। तो सेक्शन 143(3) है जो ऑडिटर को बोलता है उसको रिपोर्टिंग करते वक्त, रिपोर्ट देते वक्त इन चीज़ों को देखना है। सबसे पहली चीज़, वेदर ही हैज सॉट एंड ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, उसने जितनी भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन विच टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ आर नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ हिज ऑडिट एंड इफ़ नॉट द डिटेल्स एंड इफेक्ट ऑफ सच इंफॉर्मेशन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहली बात तो उसको ये देखना है क्या कि उसने जो भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन, जानकारी, एक्सप्लेनेशन उसके ऊपर कोई आपने मांगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन मांगा, वो सारी आपको मिल चुकी है। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो उसका क्या इम्पैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सेकंड, क्या उसके ओपिनियन में प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मीनिंग हम कंपनी लॉ में पढ़ेंगे और मैंने आपको पहले भी बताया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या होते हैं। जो भी रिक्वायर्ड थे बाय लॉ वो कंपनी ने मेंटेन किए हैं, और वो ऑडिट के पर्पज़ के लिए जो जो ब्रांचेज है जहाँ से रिकॉर्ड मेंटेन किए जा रहे हैं अलग से, तो उनके जो रिटर्न्स है उनकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास रिसीव हो चुकी है, ताकि जो ऑडिट करेगा वो तो पूरे कंपनी की ऑडिट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, whether the report of accounts of any branch office is audited under by another auditor is sent to him। मतलब अगर कोई ब्रांच की ऑडिट किसी दूसरे ऑडिटर ने की है तो क्या उसकी रिपोर्ट ऑडिटर को मिल चुकी है या नहीं। ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देगा, जो कंपनी का मेन ऑडिटर है उसको, क्योंकि ब्रांच की अलग से तो कोई एजीएम होगी नहीं, अलग से तो कोई शेयर होल्डर होंगे नहीं, तो जो कंपनी का ऑडिटर है उसको सबमिट की जाती है ब्रांच ऑडिटर के द्वारा रिपोर्ट, तो क्या वो रिसीव हुई या नहीं। Next, whether the company's balance sheet, P&L dealt with in report are in agreement with the books of accounts। कंपनी की जो बैलेंस शीट, P&L यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या नहीं। ठीक है। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट AS के हिसाब से है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ऑडिटर की ड्यूटी है AS फॉलो हो रहे हैं या नहीं ये देखने की, तो बिल्कुल ऑडिटर की ड्यूटी है। सेक्शन 143(3) के अंदर क्लियरली लिखा गया है, ऑडिटर को देखना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट, द ऑब्जर्वेशन कमेंट ऑफ ऑडिटर ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और मैटर विच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ कंपनी। कोई ऐसे ट्रांजैक्शन, कोई ऐसे इवेंट्स या ऐसे मैटर्स जिनका एडवर्स इफेक्ट है, एडवर्स का मतलब विपरीत प्रभाव पड़ रहा है किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ कंपनी, तो उनको भी देखना है। नेक्स्ट, वेदर एनी डायरेक्टर इज डिसक्वालीफाइड, क्या कोई डायरेक्टर डिसक्वालीफाइड तो नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या डायरेक्टर्स की डिसक्वालीफिकेशन देखना ऑडिटर का काम है या नहीं, तो बिल्कुल ऑडिटर को देखना होगा कि कोई डायरेक्टर डिसक्वालीफाइड तो नहीं है। जैसे ऑडिटर के लिए क्वालिफिकेशन, डिसक्वालीफिकेशन होते हैं, वैसे ही डायरेक्टर के लिए भी क्वालिफिकेशन और डिसक्वालीफिकेशन होते हैं जो कंपनीज एक्ट बताता है। नेक्स्ट, एनी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एडवर्स रिमार्क रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट से लेके कोई आपको कोई रिजर्वेशन है, कोई आपका ओपिनियन है, कोई एडवर्स रिमार्क है कि प्रॉपर नहीं है इस तरीके से, तो वो। फिर वेदर कंपनी हैज़ एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या कंपनी के एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है या नहीं। क्या होते हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, तो हमने पढ़ा है इसको इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर कि एक होते हैं इंटरनल कंट्रोल्स
मतलब जो ओवरऑल कंपनी के अंदर कंट्रोल का एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है उसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। क्या ऑडिटर के लिए सभी रेलेवेंट होते हैं? नहीं। तो हमने कहा उसमें सिर्फ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है वो ऑडिटर के लिए रेलेवेंट होते हैं, उनको बोलते हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। तो ये देखना वो इन प्लेस लगे हुए हैं या नहीं, और दूसरा इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं। तो फिर से एक सवाल, क्या इंटरनल कंट्रोल्स देखना ऑडिटर की जिम्मेदारी है? बताइए। सेक्शन 143 के हिसाब से यस, ऑडिटर को देखना होगा। नेक्स्ट, however it may be noted that reporting requirement on adequacy of internal financial control with reference to financial statement shall not be applicable to private company। ये प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब छोटी कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, या जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है या बोरोइंग 25 करोड़ से कम है, मतलब दोनों होने चाहिए, टर्नओवर भी 50 से कम प्लस बोरोइंग भी 25 से कम। तो इसके लिए फिर ये इंटरनल कंट्रोल वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। 3-4 लिमिट हम पढ़ चुके हैं, वापस से एक और लिमिट आ चुकी है, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इससे पहले हमने ऑडिट कमेटी की लिमिट पढ़ी, रोटेशन की लिमिट पढ़ी, फिर उसके पहले एक और पढ़ी थी, बताइए कहाँ पढ़ी? बिजनेस रिलेशनशिप में या नहीं, 20 कंपनी की ऑडिट कर सकता है और उस 20 में कुछ कंपनियां शामिल नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट, such other matters as may be prescribed under Rule 11 of Companies Audit and Auditor Rules 2014 prescribe that the matters to be included in auditor's report, the auditor shall include their view and comment on the following matters। ये जो कंपनी का रूल्स है ऑडिट से रिलेटेड, कंपनीज रूल्स 2014 फॉर ऑडिट एंड ऑडिटर्स, उसमें 2-3 पॉइंट और दे रखे हैं जो हमने पिछले पेज पे देखे थे, लिटिगेशन क्लेम को लेके, इनको लेके। ये देखिए, ये तीनों पॉइंट, ठीक है, इन पे भी रिपोर्ट करना होता है। पहला तो होता है कोई पेंडिंग केसेस जितने भी हैं, दूसरा कोई प्रोविज़न जो बनाए हैं, ठीक है, और तीसरा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में प्रॉपर पैसा आप बराबर टाइमली ट्रांसफ़र कर रहे हो या नहीं। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा था, इन कंपनीज़ को एग्जाम्शन है। नॉर्मल कंपनीज़ के लिए एक ऑडिटर को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे रिपोर्ट देना होता है, मतलब उसके ऊपर भी कमेंट करना होता है, लेकिन इन कंपनीज़ में नहीं करना है। 1 पर्सन, स्मॉल और जिसका टर्नओवर और बोरोइंग 50 और 25 करोड़ से कम है। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है? एक बार आप इस चीज़ों को वापस देखना। सबसे पहली चीज़, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मिला या नहीं। नेक्स्ट, क्विकली वापस बता देता हूँ, अल्टीमेटली आपको ही पढ़नी है ये चीज़। सबसे पहला, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, जो भी ज़रूरी जानकारी थी वो मिली नहीं। दूसरा, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड है या नहीं कंपनी के लिए प्लस ब्रांच के लिए, और ब्रांचेस से जो विज़िट नहीं किए वहाँ से प्रॉपर रिटर्न्स रिसीव हो गए या नहीं। फिर अगर ब्रांच ऑडिटर की किसी ने और ने ऑडिट की है, ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट उसको रिसीव हुई या नहीं। नेक्स्ट, जो बैलेंस शीट P&L है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब है या नहीं, AS फॉलो हो रहे हैं या नहीं। फिर कोई ऐसे मैटर जो एडवर्स इफेक्ट डालते हो कंपनी की फंक्शनिंग पे, वो कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है। फिर ऑडिटर का कोई क्वालिफिकेशन रिमार्क इसको लेके, अकाउंट्स को लेके, अकाउंटिंग पॉलिसी सही नहीं है, एजम्पशन सही नहीं है। नेक्स्ट, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडिटर को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे कमेंट करना होता है, लेकिन ये कुछ कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होता। चलिए, हम पढ़ रहे हैं क्या, ऑडिटर की ड्यूटीज़। फर्स्ट ड्यूटी हमने पढ़ी, कुछ मैटर्स दे रखे थे, 6 पॉइंट दे रखे थे जिन पे। दूसरा, ड्यूटी टू रिपोर्ट करना, और फिर उस रिपोर्ट के अंदर ये पॉइंट भी आएंगे कि कोई डायरेक्टर AS फॉलो हो रहे नहीं, इस तरीके से। नेक्स्ट चीज़ है ड्यूटी टू साइन द रिपोर्ट। ऑडिटर की ड्यूटी है क्या, वो रिपोर्ट को साइन करे। ठीक है, ये कैसी ड्यूटी है, तो ये तो ड्यूटी ज़रूरी है, जो रिपोर्ट वो दे रहा है उसको साइन करके दे प्रॉपर। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखना, जो अगर LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, हमने पढ़ा था सिर्फ वही पार्टनर जो ऑथोराइज्ड है फर्म के भी आप पे वही साइन करेंगे, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दोनों बात होनी चाहिए, ऑथोराइज्ड प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब कोई नॉन CA है, वो पार्टनरशिप LLP का वो वर्किंग पार्टनर है जो साइन कर रहा है, ऑथोराइज्ड है, क्या वो साइन कर सकता है LLP के भी आप पे? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूटी टू कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, जो NFRA द्वारा कंपलसरी किए गए। NFRA क्या होती है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है,
ये क्या करती है, रिकमेंड करती है एएस और एसए जो किसके द्वारा दिए जाते हैं, तैयार होते हैं, आईसीए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया तैयार करता है और ये उसको नोटिफाई कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड, फ्रॉड को रिपोर्ट करने की ड्यूटी, ये ध्यान से देखना, फ्रॉड को लेके ऑडिटर की ड्यूटी। पढ़ते हैं जरा सेक्शन 143(12) रेड विथ रूल 13 क्या कहता है ये देखते हैं। इफ ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, अगर ऑडिट के दौरान ही हैज़ रीजंस टू बिलीव, रीजंस टू बिलीव क्या होता है, रीजंस टू बिलीव का मतलब उसके पास इतने सबूत है कि वो भरोसा कर सकता है इस बात पे, दैट एन ऑफेंस ऑफ फ्रॉड, कोई फ्रॉड विच इन्वॉल्व और इज एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व, जिसमें 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का अमाउंट इन्वॉल्व है, ऐसा फ्रॉड उसको लग रहा है, इज बीइंग कमिटेड बाय कंपनी, कंपनी के द्वारा या इसके ऑफिसर या एम्प्लॉय, तो ऑडिटर जो है वो तुरंत से किसको फ़ोन घुमाएगा, मोदी जी को घुमाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को घुमाएगा फ़ोन और रिपोर्ट करेगा। बात समझ आई। अगर ऑडिटर ने अपनी ऑडिट करते वक्त, ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त ये रीज़न टू बिलीव मिला उसको, मतलब भरोसा करने लायक साक्ष्य मिले, उसको सबूत मिले कि कोई फ्रॉड जो है वो कंपनी के अगेंस्ट कमिट हुआ है, कंपनी के मेंबर्स द्वारा या कंपनी खुद के द्वारा या एम्प्लॉय द्वारा, जिसकी वैल्यू 1 करोड़ या उससे ज़्यादा हो सकती है, तो वो तुरंत रिपोर्ट करेगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। दूसरा, रिपोर्टिंग टू ऑडिट और बोर्ड, ऑडिट कमेटी और बोर्ड, इन केस दी फ्रॉड इन्वॉल्विंग लेसर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से कम का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने की ज़रूरत नहीं, ऑडिटर किसको बताएगा, ऑडिट कमेटी जो बनाई गई है सेक्शन 177 और अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है। थर्ड चीज, डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट, द कंपनी हुज ऑडिटर हैव रिपोर्टेड फ्रॉड अंडर द ऑडिट कमेटी और बोर्ड बट नॉट reported to central government shall disclose such fraud in board report in such manner as may be prescribed। क्या कहता है ये, 2 केस हो सकते हैं, या तो 1 करोड़ से ऊपर का है या 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है। ऊपर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, कम है तो ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर बता रहे हो, मतलब 1 करोड़ से कम है, तो बोर्ड की ड्यूटी है, वो जो बोर्ड की रिपोर्ट होती है, जैसे ऑडिटर की रिपोर्ट होती है, हर साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, उस रिपोर्ट में वो फ्रॉड का नेचर और कारण और सब डिस्क्लोज करेंगे ताकि वो शेयर होल्डर्स को पता चल सके। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, ये जो सेक्शन है सब सेक्शन 13 ऑफ 143, it safeguards the act of fraud reported by auditor if it is done in good faith. It states that no duty which auditor of company may be subject to shall be regarded as having been contravened by the reason of his reporting। मतलब अगर उसने गुड फेथ में रिपोर्टिंग की सेंट्रल गवर्नमेंट को और कंपनी ने उस पर केस कर दिया कि इन्होंने तो हमारी जानकारी लीक कर दी और इस तरीके से, तो ये गुड फेथ में कर रहा है, तो ऑडिटर जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, सुरक्षित रहेगा, उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ये सेक्शन। ओके। नेक्स्ट, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन एनी अदर मैटर स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अलावा और कोई अगर मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है NFRA के कंसल्टेशन में, तो उस पर भी ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। नेक्स्ट, ड्यूटी एंड पावर ऑफ ऑडिटर विथ रेफरेंस टू ब्रांच ऑडिट, ब्रांच ऑडिट को लेके क्या ड्यूटी और बताओ। तो ब्रांच के लिए हमने कहा, पहली बात तो जो ब्रांचेज वो विजिट नहीं कर रहा है, मतलब वहाँ नहीं जाके चेक कर रहा है, वहाँ के प्रॉपर क्या आ जाने चाहिए उसके पास, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या उनके रिटर्न्स, मतलब कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की हुई। दूसरा, ब्रांच का जो ऑडिटर है उसकी रिपोर्ट किसको आएगी, हमेशा कंपनी ऑडिटर को आएगी, और कंपनी ऑडिटर उसको क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट में समाहित करेगा, उसको शामिल करेगा। और अगर ऑडिटर को लगता है कि नहीं, उसके पास ऐसे सबूत है कि वहाँ कोई फ्रॉड है, तो वो खुद जाके भी चेक कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, मतलब कहने का ये है, सिर्फ ब्रांच ऑडिटर ने ऑडिट किया, इसका मतलब मेन ऑडिटर फ्री नहीं हो गया, एक तरीके से उसकी भी जिम्मेदारी है, वो पूरी कंपनी पे रिपोर्ट दे रहा है। क्या उस पर भरोसा कर सकता है, भरोसा भी कर सकता है, अगर ब्रांच ऑडिटर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप भरोसा कर सकते हो, फिर डाउट करने की कोई वजह नहीं है।
नेक्स्ट, अगर आपने कोई नेगेटिव या क्वालिफिकेशन या रिपोर्ट में एडवर्स या क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है तो उस केस में आपको उसका रीज़न देना पड़ेगा, क्या कारण है, आपने ऐसा क्यों कहा, मतलब कहाँ आपको कमी दिखी, क्या सही नहीं है, वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कारो 2020 कंपनी ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑर्डर। कंपनी के ऑडिटर को रिपोर्ट करना, इसके रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है। इससे पहले 2016 में था, पहले और भी था, 2008 या 2003 था शायद। तो इसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट दिए होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है जिसके ऊपर ऑडिटर रिपोर्ट करता है, जैसे फिक्स एसेट रजिस्टर प्रॉपर है या नहीं, फिर शेयर अलॉटमेंट रजिस्टर है या नहीं, काफ़ी सारे पॉइंट है, 16-20 पॉइंट है करीब, जिस पे ऑडिटर को और रिपोर्ट करना होता है। तो हमें इतना जानकारी नहीं रखनी है, आपको तो सिर्फ ये देखना है कि इसका नाम क्या है। एक तो कारो 2020, फुल फॉर्म क्या है, कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर। ठीक है, कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर। एप्लीकेशन किस किस कंपनी पे लग रहा है, सारी कंपनी पे, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, सारी कंपनीज के ऑडिटर को ये करना है, एक्सेप्ट एक तो प्राइवेट कंपनी, छोटी कंपनी, स्मॉल कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी। ये कुछ कंपनीज को छोड़ के 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है, एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफिस अकाउंट्स। ब्रांच ऑफिस के अकाउंट्स की ऑडिट बताइए। ब्रांच के ऑडिट कौन कर सकता है, एक तो कंपनी का ऑडिटर भी कर सकता है या किसी दूसरे ऑडिटर को भी आप अपॉइंट कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, ये कहता है एवरी कंपनी शेल प्रिपेयर, हर कंपनी तैयार करेगी और कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रेलेवेंट पेपर, उसके सपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर विच गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ये सेक्शन 128 पढ़ेंगे हम अकाउंट्स का, जिसमें दे रखा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ये सब मेंटेन करने अक्रूवल बेसिस पे, डबल अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम से। It may be noted that the branch auditor shall prepare a report on his accounts on branch examined by him and send it to the auditor of company. ब्रांच ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा उस ब्रांच के अकाउंट्स को और रिपोर्ट किसको दे देगा, कंपनी के ऑडिटर को। क्या बताओ, ब्रांच ऑडिटर कभी बैलेंस शीट पीएनएल चेक करेगा? तो देखिए, ब्रांच का बैलेंस शीट और पीएनएल नहीं बनता है, वो तो कंपनी का बनता है। तो जो अकाउंट्स अवेलेबल है वहाँ पे उसकी ऑडिट करके वो दे देगा। ठीक है, ओके। उसके अलावा बाकी राइट्स की बात करें, ड्यूटीज़ की बात करें, ये सब सिमिलर है, सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, मतलब अगर फ्रॉड मिलता है तो इसको ब्रांच ऑडिटर को भी रिपोर्ट करना है, 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 1 करोड़ से कम है तो सारे केसेस एप्लीकेबल हो रहे हैं उस पर भी। ओके, चलिए, ये हो गए कंपनीज एक्ट के मेन सेक्शन हो गए कंप्लीट। मैं आपको क्विकली वापस से बता देता हूँ। सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट का है, 139 किसका है, अपॉइंटमेंट का, 140 है रिमूवल, रेजिग्नेशन और वो स्पेशल नोटिस जो हमने पढ़ा था, अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसके अलावा किसी को अपॉइंट करना है तो स्पेशल नोटिस की ज़रूरत पड़ती है। 14 दिन पहले आपको नोटिस निकालना होगा, सारे मेंबर्स को बताना होगा, जो रिटायरिंग ऑडिटर उसको बताना होगा, ये सारी चीज़। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन 141, 142 में रेमुनरेशन, 143 में पावर्स ड्यूटीज़ जो हमने पढ़ी 143 1 से लेके 13 तक, 12 में था वो फ्रॉड वाला, 13 और इस तरीके से, ये सब सेक्शन है। देन 144 में कुछ सर्विसेज थी जो ऑडिटर नहीं दे सकता है। 145 में बोला गया ऑडिटर साइन करेगा रिपोर्ट को। 146 बोलता है ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग। हमने पढ़ा था ऑडिटर का राइट होता है क्या, सारे मीटिंग के नोटिसेज मिलना, उसका अधिकार है, नोटिस मिलना चाहिए उसको। नोटिस मतलब जानकारी होनी चाहिए उसको, इनविटेशन लेटर, प्लस उसका राइट है मीटिंग को क्या करे, वो अटेंड करे, लेकिन वह वोट नहीं कर सकता। फिर 147 है क्या, पेनल्टीज़, जो हम डिस्कस करेंगे अभी। और नेक्स्ट है कॉस्ट ऑडिट, जो हम पढ़ चुके हैं कॉस्ट ऑडिट के अंदर। अब एक टॉपिक बचता है
क्या ऑडिटर के ऊपर क्या क्या पेनल्टीज लग सकती है, क्या क्या सज़ा उसको दी गई है कंपनीज एक्ट के अंदर। तो डिस्कस करते हैं पेनल्टीज़ को। वैसे ये सेल्फ स्टडी का मुद्दा है पूरा, 100% सेल्फ स्टडी पेनल्टीज दे रखी है। एक ये सेक्शन है, उसके अलावा एक दो सेक्शन और है 35 और 34 इस तरीके के।